नमस्कार, गुरजीत वालिया चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति अलग अलग राष्ट्रपति जी की आप फ़ोटो देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं। इसी क्रम में आज एक नाम और जुड़ गया है, द्रौपदी मुर्मू जी का। जी हाँ, 15वीं राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। सब देशवासियों को गुरजीत वालिया पलिया चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। आइए उनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गांव ऊपरबेड़ा, जिला मयूरभंज, ओडिशा। संथाल आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी को पढ़ाई लिखाई में बचपन से दिलचस्पी रही। गांव से ही कुछ दूरी पर एक सरकारी स्कूल मौजूद है, जहां उन्होंने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। आज इस स्कूल की इमारत बदल चुकी है। बच्चों के लिए सुविधाजनक क्लासरूम है, लेकिन इस दौर में इतना कुछ नहीं था। इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे और पढ़ाने वाले अध्यापकों के मन में अपने श्रेष्ठ विद्यार्थी को लेकर गौरव की अनुभूति है। द्रौपदी मुर्मू जी आज राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, तो इससे गौरव की बात और माने नहीं हो सकता। तो इसलिए ये स्कूल में ये पूरा उत्सव का माहौल है। जब द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति बन जाएंगी तो स्कूल में भी उत्सव मनाया जाएगा। तो ये बहुत गौरव का बात है स्कूल के लिए। जो द्रौपदी दीदी इधर ही प्राथमिक शिक्षा की थी। द्रौपदी ने यहाँ प्राथमिक शिक्षा तो हासिल कर ली, लेकिन अब सवाल आया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए कहां जाया जाए। गांव के नजदीक विकल्प मौजूद नहीं थे। एक दिन गांव में कुछ अफसर और नेता आए। आगे की पढ़ाई के लिए निडरता से द्रौपदी ने अपने सवाल का जवाब सीधे उन्हीं से मांगा। उन लोगों ने भी द्रौपदी की प्रतिभा को परख लिया और अब उन्हें दाखिले के लिए भेज दिया गया भुवनेश्वर। एक सुदूर जनजातीय क्षेत्र से द्रौपदी अब सीधे पहुंच गई प्रदेश। कभी इन बच्चियों की तरह ही द्रौपदी इसी कमरे में रहा करती थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी माध्यमिक शिक्षा यहीं से हासिल की। उस दौर के कर्मचारी तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन अनुराधा जो इस विद्यालय परिसर में ही रहती हैं, इनके घर कभी कभी वो आया करती थी। उनको घर से तो कुछ नहीं आता था। आता तो को 6 महीने के मुड़ी उड़ी बोलते हैं, मुड़ी के चावल जो भुजिया आता था। और नहीं तो उससे वैसे लड़की का तो आता भी नहीं था। और जो बाल धोते थे, मिट्टी लेके आते थे गांव से मिट्टी से बाल धोते थे। और साबुन अब नहीं मिलता था। और कपड़ा धोते थे खार से। उन लोग को पढ़ते थे तो मेरे पति बोलते, बहादुर भाई पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, कुछ तो सिग्नेचर सीखो बोल के उनको पढ़ाते थे। ABCD सिखाते थे और उनको ठट्टा मजा सब करते थे। और ABCD पढ़ते पढ़ते सिग्नेचर करने के भी सिखाए उन लोग को। और वो ऐसा करते थे, बहुत मजे में अच्छे। उनके साथ पूरा क्लोज से मिलते जुलते रहते थे। स्कूल में अपने साथियों के बीच द्रौपदी की पहचान एक ऐसी छात्रा की थी जो कि हर वक्त लोगों की मदद करने को तैयार रहती थी। पहले से ही वो बहुत सिंपल तो थी ही, सब कोई सिंपल ही थे। लेकिन सिंपल के साथ साथ वो तो डेयरिंग भी थे, केयरिंग भी थे, शेयरिंग भी थे, सब कुछ मतलब सब करते थे। वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, ड्रामा भी करती थी, नाच गाना सब कुछ होता था। क्योंकि तब हमने 13 डिस्ट्रिक्ट था, 13 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आते थे यहाँ हॉस्टल में। तो वेराइटीज है ना हमारे कम्युनिटी। हम संथाल है, हो, कंधा, मतलब जितना भी ट्राइबल एंड ये SC लोग हैं। तो जितना भी फेस्टिवल होता था ना, तो सब हम उधर मनाते थे।
अपनी माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही समझ चुकी थीं कि जीवन में उजाला तभी लाया जा सकता है जब उसे शिक्षा से रोशन किया जा सके। माध्यमिक शिक्षा के बाद उन्होंने आगे पढ़ने का फैसला किया। उच्च शिक्षा। रमा देवी ओडिशा की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं। आजादी के बाद उन्होंने खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके नाम पर बने इस कॉलेज को और उनको भी एक छात्रा ने देश भर में नई पहचान दिलाई है। In 2019, when this university had the first convocation as a university, and she was conferred with the honorary COSA. I had some pictures of her, and honorary COSA she was conferred with. So definitely as an alumni we are all proud of her. 1975 से 1979 तक द्रौपदी मुर्मू ने रमा देवी विमेंस कॉलेज में पढ़ाई की। उन दिनों 2 साल का इंटरमीडिएट होता था, तो 1977 तक उन्होंने अपना इंटरमीडिएट किया और 2 साल स्नातक में। उन दिनों भी वो अपनी सादगी के लिए कॉलेज में जानी जाती थी। So it is her sheer determination only and her leadership qualities, and she is very persistent in her work, because 2 days back we had the alumni meet here and few of our classmates I met, and they were saying that she was very simple, very soft spoken, and she never used to interact much with the other classmates, but she was so nice, and whenever required she will speak it out. अपने कॉलेज के दिनों में द्रौपदी मुर्मू परिसर के नजदीक ही SC/ST छात्रावास में रहा करती थी। द्रौपदी मुर्मू इन सभी के लिए एक आदर्श हैं, जो कि इन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में नौकरी की। उनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई, जो कि बैंक में कार्यरत थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। परिवार की जिम्मेदारियां आड़े आईं तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। द्रौपदी मुर्मू के पति को 90 के दशक की शुरुआत में मयूरभंज के रायरंगपुर में ही तैनाती मिली। ये द्रौपदी मुर्मू का गृह जनपद ही था। आज भी वो अपने भाई भाभी के साथ रायरंगपुर के इसी घर में रहती हैं। ये अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल का वो स्टाफ रूम है जहां द्रौपदी मुर्मू भी बैठा करती थी। इसी स्कूल के क्लासरूम में वो बच्चों को पढ़ाया भी करती थी। आज उनकी जगह यहाँ कोई और है, और वो रायसीना हिल्स के करीब। लेकिन उनके छात्र और कॉलेज स्टाफ आज भी अपनी अध्यापिका को याद करते हैं। हमारी क्लास टीचर रही हुई है, वो हम लोग को उड़िया साहित्य पढ़ाती थी। वो इतना बढ़िया से पढ़ाती थी कि हम लोग को कुछ दरकार नहीं पड़ता। उसके बाद भी हम लोग के अंदर में कुछ डाउट रहता था तो हम लोग को घर जाके पढ़ाई करते थे। वो पढ़ाई करने के नाम को उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन का चार्ज कुछ नहीं था, वो बढ़िया से समझा देती थी और कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी उसके लिए। शी इज ए लेडी विद ए हार्ट, शी डज हैव ए वेरी टेंडर हार्ट टुवर्ड्स द चिल्ड्रेन। तो वो जो इधर पढ़ाई करते थे, वो बेटा बेटी को, जो स्टूडेंट्स को जैसा, तो उनकी बेटे बेटी जैसा तरफ देखते हैं। और उसका जो पढ़ाई का जो स्टाइल है, वो जो मेथड था, वो बहुत वेरी एनग्रोसिंग था। वो सब पसंद करते थे, वो रिगार्ड्स करते थे टीचर्स, वो भी लव एंड अफेक्शन देते थे स्टूडेंट्स को। तो इसलिए वो इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, ये सब पढ़ाई करते थे। उसका जो स्टाइल, जो मोड ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग वाज वेरी एक्सेलेंट। 1997 में शहर में नगर पंचायत के चुनाव करीब थे। बीजेपी से जुड़े नेताओं ने उन्हें वार्ड नंबर 2 से काउंसलर के तौर पर चुनाव लड़ने का आग्रह किया। शुरुआत में कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन बाद में वो रजामंद हो गई। चुनाव जीतने के बाद उन्हें रायरंगपुर नगर पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू आत्मविश्वास से भरी हुई थी। परिवार के अलावा समाज को भी कुछ देना चाहती थी। उनकी लोकप्रियता का नतीजा था कि वो इस चुनाव में भारी मतों से जीती। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद
द्रौपदी मुर्मू ने शायद नहीं सोचा होगा कि उनकी भुवनेश्वर वापसी सरकार में शामिल होकर होगी। चुनाव जीतने के बाद उन्हें वाणिज्य और परिवहन विभाग में बतौर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। हालांकि 2004 में 13वीं विधानसभा के दौरान वो मंत्री नहीं बनी, लेकिन विधानसभा की गृह संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी समेत कई समितियों की सदस्य रही। विधानसभा में भी उनकी सूझबूझ और लगन एक मिसाल बनी और 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू लोगों के लिए भले ही पूरी लगन से जुटी हुई थी, लेकिन 2010 से 2014 के बीच हादसे में 2 बेटे गुजर गए। पति भी वो गम बर्दाश्त न कर सके, उनका भी बीमारी के बाद निधन हो गया। ये वो दौर था जब द्रौपदी मुर्मू बेहद तनाव और अवसाद में थी। एक के बाद एक परिवार के सदस्यों को खोना किसी भी व्यक्ति के ऊपर वज्रपात जैसा होता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने अध्यात्म से गहरा रिश्ता जोड़ लिया। साथ ही समाज सेवा से भी खुद को अलग नहीं किया। उन्होंने मन को मजबूत किया और जिंदगी की उतार चढ़ाव के बीच सामंजस्य बना लिया। 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार बनी और जल्द ही 2015 में उन्हें झारखंड के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। हमारे देश में चरखे को आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक माना जाता है। झारखंड के राजभवन में लगा ये चरखा द्रौपदी मुर्मू की निशानी के तौर पर यहाँ हमेशा रहेगा। इसके निर्माण के पीछे द्रौपदी मुर्मू की सोच थी कि राजभवन घूमने आने वाला हर व्यक्ति चरखे से आत्मनिर्भरता की प्रेरणा ले सके। साथ ही राजभवन में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने वाले और आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले शहीदों की प्रतिमाएं लगवाने की भी शुरुआत की। सिर्फ राजभवन ही नहीं, बल्कि राज्यपाल रहते हुए प्रदेश में जहां भी जरूरत होती थी वो जरूर जाती थी, और खास तौर पर विद्यालयों में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए। का ताल्लुक कितने ही पिछड़े इलाके से क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही त्रासदियां क्यों ना हो, मानव की जागरूकता और चेतना उसे शिखर तक ले जा सकती है। धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करें। धन्यवाद।
धन्यवाद मान्यवर। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप दोनों संयुक्त रूप से माननीय राष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब आप दोनों से अनुरोध है कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर पुस्तिका भेंट करें। सादर धन्यवाद। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से कि वे विशिष्ट जनों की सभा को संबोधित करें और हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, सभी सम्मानित सांसदगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आज आप सबसे जब मैं विदा ले रहा हूँ तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियाँ उमड़ रही हैं। इसी परिसर में, जिसे सामान्यतया सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, बरसों तक एक सांसद के रूप में मैंने ना जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए। 5 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोकतंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा। आप सबके लिए ये विशेष गौरव की बात है कि आप सब भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। भारत की जनता ने आप सब के माध्यम से मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूँगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से जिस दायित्व को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसका निर्वहन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है। आप सबने मेरे प्रति जिस अटूट विश्वास का परिचय दिया, उसके बल पर मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सका। मेरे सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति और सांसदगण उसी विकास पथ के सहयात्री हैं जो हमारे देश को प्रगति की उच्चतर उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है। इस पथ को प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों ने हमारे संविधान की रचना करके हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी। यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों को ही हमारे संविधान की रचना का श्रेय जाता है, लेकिन वह ऐतिहासिक कार्य उन्होंने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में किया था। इसीलिए हमारा संविधान हम भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत के लोग ही अपने प्रतिनिधियों अर्थात आप सभी माननीय सांसदों के माध्यम से अपने गणतंत्र की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए संसद को लोगों के तंत्र यानी लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों,
हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप अपनी भावना का समावेश करते हुए मैं राष्ट्रपति को संसदीय परिवार के अभिन्न अंग के रूप में देखता हूँ। जैसा कि किसी भी परिवार में होता है, संसद में भी कभी कभी मतभेद होते रहते हैं। आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इस विषय पर विभिन्न दलों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यह विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं। जब हम पूरे राष्ट्र को एक विशाल संयुक्त परिवार के रूप में देखते हैं तो ये समझ में आता है कि पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं जो शांति, सद्भाव और संवाद पर आधारित होते हैं। विरोध प्रकट करने के अनेक संवैधानिक रास्ते राजनीतिक दलों और नागरिकों को उपलब्ध हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांति और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे दूसरे पक्ष का सम्मान भी करते थे। हमारे नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है, लेकिन मेरे विचार से इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी तौर तरीकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मेरे कार्यकाल के दौरान 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनेक यादगार समारोह पूरे देश में आयोजित किए गए। इस संदर्भ में मैं स्वच्छ भारत अभियान की परिवर्तनकारी उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूँगा। यह कहा जा सकता है कि स्वच्छता का यह राष्ट्रीय अभियान सरकार और देशवासियों की ओर से महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहा है। दूसरे ऐतिहासिक आयोजन के रूप में भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशवासियों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। मैं इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों से जुड़े अत्यंत प्रभावशाली आयोजनों के लिए देश की जनता व सरकार को बधाई देता हूँ। इन कार्यक्रमों में युवाओं से लेकर वयोवृद्ध नागरिकों तक सभी के द्वारा समान उत्साह के साथ भागीदारी और देश के गौरवशाली इतिहास से उनके जुड़ाव को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2020 में देखते देखते हमारी दुनिया बदल गई। लगभग 100 साल बाद एक वैश्विक महामारी ने मानवता को झकझोर कर रख दिया। कोविड-19 की त्रासदी के दुष्परिणामों से पूरी दुनिया अब तक जूझ रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब ये आशा करते हैं कि पूरा विश्व समुदाय इस महामारी से भविष्य के लिए उपयोगी सबक हासिल करेगा। पहला सबक यह है कि मानव समाज ये भूलने लगा था कि वह प्रकृति का ही एक अभिन्न हिस्सा है। वास्तविकता ये है कि वह न तो प्रकृति से अलग है और न ही प्रकृति से ऊपर है। महामारी का प्रकोप कुछ हद तक पर्यावरण में हुए असंतुलन से भी जुड़ा है। पिछले 2 वर्षों की विभीषिका ने यह भी याद दिलाया है कि पूरी मानवता वास्तव में एक ही परिवार है और सभी का अस्तित्व आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। कोविड का सामना करने में भारत के प्रयासों की विश्वव्यापी सराहना हुई है। सबके प्रयास से हमने केवल 18 महीने में ही 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है।
कोरोना काल में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी पहुंचाया। यदि हम अपनी नीतियों के निर्धारण में इस वैश्विक महामारी से प्राप्त शिक्षाओं को अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में किसी गंभीर आपदा के आने पर उसका सामना हम अधिक दक्षता और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। जलवायु परिवर्तन अब वाद विवाद का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसके परिणाम हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करने लगे हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव तथा मानवता की साझा नियति में विश्वास पर्यावरण की रक्षा करने में हमारी मदद कर सकता है। इस संदर्भ में ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में भारत की अग्रणी भूमिका तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने की पहल विशेष रूप से सराहनीय है। माननीय सदस्यगण, जब मैं जनसेवक के रूप में अपने और सरकार के प्रयासों के बारे में सोचता हूँ तथा अपनी पूरी पीढ़ी की ओर से विचार करता हूँ, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हालांकि बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारा देश धीरे धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं मिट्टी से बने एक कच्चे घर में पला बढ़ा हूँ, लेकिन अब ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है जिन्हें आज भी उन कच्चे घरों में रहना पड़ता है जिनमें छत से पानी टपकता हो। आज बड़ी तादाद में हमारे गरीब भाई बहनों के पास भी पक्के घर हैं। ये बदलाव काफ़ी हद तक सरकार के विशेष प्रयासों से संभव हो सका है। अब हमारी बहुत सी बेटियों और बहनों को पीने का पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हर घर नल से जल पहुँचे। हमने घर घर में टॉयलेट्स भी बनवाए हैं, जो एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की नींव डाल रहे हैं। सूर्यास्त के बाद लालटेन या दिया जलाने की यादें भी पुरानी हो रही हैं, क्योंकि लगभग सभी गांव तक बिजली का उजाला पहुंच गया है। जैसे जैसे हमारे देशवासियों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उनकी आकांक्षाओं में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव का बड़ा रोचक एहसास पिछले महीने ही मैंने अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान देखा, जब वहाँ एक वृद्धा आश्रम में रहने वाली एक महिला ने मुझसे हेलीकॉप्टर की सवारी कराने का अनुरोध किया। आज सामान्य देशवासियों के सपनों को उड़ान मिल रही है। यह बदलाव भेदभाव रहित सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है। सामान्य जन के जीवन को बेहतर बनाने वाली ये समावेशी प्रगति बाबा साहब आम्बेडकर की परिकल्पना के सर्वथा अनुरूप है। महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना को निरंतर मजबूत होते देखकर मुझे विशेष संतोष का अनुभव होता है। यह सशक्तिकरण युवा पीढ़ी की हमारी बेटियों को और आगे बढ़ा रहा है। मैंने जितने दीक्षांत समारोहों में भाग लिया है, उनमें से अधिकांश संस्थानों में मैंने देखा है कि बेटियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बदलाव को और तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में महिला सशक्तिकरण से हमारा समाज और अधिक मजबूत होगा। स्त्री पुरुष के बीच समानता के इस अभियान का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति में भी परिलक्षित होता है। माननीय सदस्यगण, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं राष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उनका चुनाव महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के साथ साथ समाज के संघर्षशील लोगों में महत्वाकांक्षा का संचार करने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके अनुभव, विवेक और व्यक्तिगत आदर्श से पूरे देश को प्रेरणा मिलेगी और मार्गदर्शन भी। मैं एक बार फिर
आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सबके साथ काम करने का मेरा अनुभव अविस्मरणीय रहा है। आप सबने संसद के अंदर और बाहर देश की जनता के हित से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने आप सबके साथ विभिन्न आयोजनों में विचारों का आदान प्रदान किया है। मैं समय समय पर सांसदों के तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के अनेक प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करता रहा हूँ। राष्ट्रपति के पद को आप सब ने जिस प्रकार निरंतर सम्मान दिया है उसकी मैं सराहना करता हूँ। इस दौरान मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ काम करने का भी अवसर मिला है। उन सब ने मुझे जो विशेष सम्मान दिया है उसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं उपराष्ट्रपति मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगी। और देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, जहां उनके स्वागत के लिए गण्यमान्य व्यक्ति पधारेंगे। The newly sworn in President of India, Srimati Draupadi Murmu, being greeted by former President Shri Ramnath Kovind, and now, in a short while from now, they will proceed to the forecourt of Rashtrapati Bhavan, where Srimati Murmu will inspect the guard of honor. A day for ceremony and protocol, a day for transition, and a day of
pride, hope, joy. A photo session, photo shoot. So we have cameras specially positioned inside Rashtrapati Bhavan and of course outside to bring you the detailing from within what is happening, and of course beautiful images of the glorious surroundings and the vistas around. The gathering of the dignitaries here, the 3 service chiefs are here, the Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, the Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, and the Naval Chief Admiral R. Hari Kumar. रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अंतर सेना गारद, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश की आदिवासी महिला को प्रथम नागरिक बनने तक का जो अवसर मिला है, वो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए और हर देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अब प्रस्थान कर रही हैं। A special day also today for the state of Jharkhand. The moment Srimati Murmu's victory was announced, there were celebrations everywhere, and I'm sure today also the state will be celebrating in a very, very special way, and of course a proud moment for all. This is the North Court of Rashtrapati Bhavan. Again, you can see the combination of pink and cream sandstone and beautifully sculpted stone. And the President's limousine, President's cars make their way towards the forecourt, where the Vice President, the Prime Minister, the 3 service chiefs, and of course cabinet ministers are assembled and waiting for her. इतिहास में दर्ज होते हुए ये क्षण, ये पल देश की 15वीं राष्ट्रपति And now the inspection of the Guard of Honor. महोदय, अंतर सेना सम्मान कार्ड निरीक्षण के लिए अधिरथ।
और अब अंतर सेना कारत का निरीक्षण माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा। अंतर सेना गारद का निरीक्षण संपन्न। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। माननीय राष्ट्रपति द्वारा ये निरीक्षण हुआ और अब अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति। As the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, inspects her first Guard of Honor. And now, alights at the saluting base here at the forecourt of Rashtrapati Bhavan to be greeted, to be wished and to intermingle with the dignitaries present here. संपूर्ण देशवासी और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत बधाई। गुरजीत वालिया पलिया चैनल अपने चैनल के माध्यम से गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से, पलिया नगर की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता है। जय हिंद, जय भारत।